पिछली बार देखो दो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए हम लोग हैं प्रैक्टिस। जैसे वर्डन इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जहां पर ये बल था, ये विस्थापन था, और ये जो है बल और विस्थापन के बीच का एंगल था। और दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वर्डन इक्वल टू एफ डॉट डी आर का इंडेक्स। और दोनों में हम ये बताए थे कि जब बल क्या होगा, नियत होगा तो ऐसा यूज करेंगे, और जब बल जो है बदलने वाला होगा तो हम लोग ये यूज करेंगे। पास में आ रहा है। लेकिन देखो इसमें जो बल नियत है, तो जो एफ डी कॉस थीटा यूज कर रहे थे, ध्यान देना, अगर हम बोल दें कि वर्क जो कार्य है वर्क नेगेटिव या पॉजिटिव कब होगा, तो बोलेंगे वर्क तभी पॉजिटिव होगा जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। 0 डिग्री के बराबर भी होगा तब भी वर्डन प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। पहला चीज ध्यान देना, जैसे मान लो यदि अधिकतम कार्य, बताओ कब होगा, जैसे ये दोनों चीजें दे दिया, लेकिन वो अधिकतम कार्य जानना चाह रहा है कि सबसे अधिक से अधिक कार्य कब होगा, कितने कोण पर, ये समझो, ऐसे समझो, कितना कोण लगा करके बल और विस्थापन के बीच लेंगे एंगल कि कार्य अधिकतम होगा। 0 डिग्री। यदि विस्थापन और बल दिया हो तो अधिकतम कार्य 0 डिग्री पर होगा, और उसका डायग्राम बना सकते हो, जिधर बल लगा उधर विस्थापन हुआ, और इस केस में जो वर्क अधिकतम आएगा वो आ जाएगा F इंटू डी। बात समझ में आया? ये अधिकतम कार्य करने के लिए 0 डिग्री पर लगाना पड़ेगा। एक तो देखो ये आ गया वर्डन पॉजिटिव के लिए। दूसरा देखो इन दोनों के लिए शामिल है, समझ में आ रहा है? इन दोनों में ये केस लागू हो जाएगा कि पॉजिटिव कब होगा। अब देखो ध्यान देना, वर्क नेगेटिव कब आएगा बताओ? वर्क नेगेटिव तब आएगा जब जिधर विस्थापन हो और जिधर बल लगे वो 90 से बड़ा हो। लेकिन ध्यान देना, ये भी 90 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो 0 के बराबर संभव है, लेकिन 90 के बराबर संभव नहीं है। यहाँ भी 90 के बराबर संभव नहीं है नेगेटिव आने के लिए। हाँ, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा। बात समझे? ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। और बताओ वर्क जो है न्यूनतम कब आएगा? जब बल और विस्थापन के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और उस केस में ध्यान देना, जो वर्क डन आएगा वो आ जाएगा माइनस एफ इंटू डी। मतलब यहां पर क्या आया था, प्लस एफ इंटू डी, और यहां पर जो आएगा वर्क न्यूनतम वो माइनस एफ इंटू डी हो जाएगा। मतलब ध्यान देना, इसी से रिलेशन होता है उसके स्पीड के बढ़ने से। मतलब जब वर्क पॉजिटिव होगा तो उस वस्तु का जो चाल है वो बढ़ेगा। इसको ध्यान दे रहना। कैसे, देखो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, बताओ बल का एक कंपोनेंट टूटेगा विस्थापन की दिशा में, क्योंकि विस्थापन इधर हो रहा है तो वेग भी तो इधर ही होगा। तो देखो वेग का दिशा इधर हो जाएगा तो बल का भी कंपोनेंट या घटक इधर टूटेगा तो त्वरण भी इधर ही आ जाएगा, क्योंकि जिधर बल आता है उधर त्वरण आता है। और जब इधर त्वरण आ जाएगा तो वेग के दिशा में जब त्वरण होगा तो उसका चाल क्या करेगा, बढ़ेगा। जब वेग या चाल के दिशा में अगर त्वरण आ जाए तो उसका चाल क्या करेगा, बढ़ेगा। तो ध्यान देना,
वर्क के पॉजिटिव आने का मतलब ये कह सकते हैं चाल बढ़ेगा, और वर्क के नेगेटिव आने का मतलब चाल घटेगा। तुम इसको भी वैसे ही सोच सकते हो। देखो, बताओ, इस बल का दो कंपोनेंट टूटेगा, एक लंबवत और एक, बताओ, विस्थापन इधर हो रहा है तो वेग का दिशा किधर होगा? विस्थापन की दिशा में। मतलब वेग का दिशा इधर होगा, जबकि बल का घटक इधर टूटेगा, इसका इधर कंपोनेंट टूटेगा। और जब बल इधर टूटा तो त्वरण भी इधर ही आएगा, तो तब वेग के उल्टा हो गया त्वरण, तो उसका चाल क्या करेगा? घटेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है चाल घटेगा, और यहाँ पर चाल क्या करेगा? बढ़ेगा। और न्यूनतम वर्तन कितना होगा? माइनस एफ इंटू डी, और मैक्सिमम कितना होगा? प्लस एफ इंटू डी। अब एक तीसरा केस आता है, तीसरा केस वही जो 90 डिग्री का केस है, कि अगर जिधर विस्थापन हो रहा हो और जिधर बल लग रहा हो, अगर उनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो उस केस में जो वर्क आएगा वो जीरो आएगा। फार्मूले से देखना चाहते हो, एफ टी कॉस थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री, तो एफ टी कॉस 90 जीरो। तो ध्यान देना, इस केस में क्या बोलेंगे? चाल नियत होगा। इसका रीजन समझ लो कि चाल नियत होगा लेकिन वेग क्यों नियत नहीं होगा? ये बताओ कि विस्थापन इधर हो रहा है, वस्तु इधर चल रहा है, तो वेग भी तो इधर होगा। मतलब बताओ, वेग का दिशा इधर है और बल इधर लग रहा है, तो बताओ त्वरण भी तो इधर ही आएगा। मतलब जिधर विस्थापन होगा उधर वेग का दिशा होगा, जिधर बल लगेगा उधर त्वरण का दिशा होगा। अब याद करो कि जब वेग के साथ त्वरण 90 डिग्री कोण बनाता है तो उसका दिशा परिवर्तित होता है। शायद इसी को याद होगा तुम लोग को पिछला लेक्चर, तो शायद इसी को हम लोग अभिकेंद्र त्वरण बोलते थे। और अभिकेंद्र त्वरण या रेडियल एक्सेलरेशन या त्रिज्यीय त्वरण, और ये उसके दिशा को क्या करता है? वेग के दिशा को क्या करता है? बदलता है। तो वेग की दिशा को बदलते ही वेग बदल जाएगा, क्योंकि दिशा में परिवर्तन होने से वेग बदलता है। ये इसका कारण है। अगर ये जो लिखे हैं इसको समझना चाहते हो क्यों, इसका कारण ये है। समझ में आ गया? और ये तीन केस हैं। अधिकतम तब होगा जब 0 डिग्री होगा, एफ इंटू डी। न्यूनतम तब होगा जब 180 डिग्री होगा, माइनस एफ इंटू डी। 90 डिग्री होगा तो बर्डन जीरो आ जाएगा। ये तीनों केस नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ये बताओ, कोई ऐसा, अच्छा, जो लिखवाए हैं ये ज्यादा अच्छा होगा कि तुम इसको जो है कुछ एग्जाम्पल से समझो, तुम्हें ज्यादा ये अच्छा लगेगा। जो लिखे हुए है ना, ये तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगेगा। देखो इधर देखो, ये बताओ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें चाल, पूरे गति के दौरान चाल घटता हो, बढ़ता हो, कहीं नियत हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ, जल्दी वाला एग्जाम्पल बताओ, सोच के मत बताओ। चलो हो गया, तुम लोग का टाइम ओवर। इधर देखो अब, अरे किसी वस्तु को फेंक दो ना, जब हवा में फेंकोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे ही ना चलेगा। बताओ, जब तक ऊपर चलता रहेगा उसका चाल घटेगा। शायद तुम्हें समझ में आ रहा है। और जीरो कहाँ पर होता है? कहीं नहीं होता है भाई। यहाँ पर सोच रहे हो वेग जीरो होता है क्या? यहाँ पर चाल जो है वो इस दिशा में होता है, जीरो नहीं होता है अधिकतम ऊंचाई पर। तो देखो, ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में चाल चूंकि घटता है, और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में चाल बढ़ता है। अब ये बताओ कि अगर तुमसे ये पूछे कि क्या कोई बल भी लग रहा है क्या, यहां से यहां तक जब गया तो कोई बल लग रहा है वस्तु के ऊपर? अरे यहां से यहां तक के पूरे मोशन में, गति में बल लग रहा है कि नहीं? अरे mg, यही तो बल है जो लग रहा है। यहां भी बल लगेगा, यहां भी बल लगेगा। तो यहां से यहां तक के बीच में बल लग रहा है और वो चल भी रहा है। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि हमें इतना तो मालूम है कि यहां से यहां तक चाल घटेगा, और जब यहां से यहां तक चाल घटेगा तो पक्का दिमाग में बैठा लो, यहां से यहां तक जो mg के द्वारा
गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा वर्क होगा, कार्य होगा, वो निगेटिव होगा। उल्टा बोल सकते हैं ना, देखो वर्क वर्क अगर निगेटिव हो रहा है तो बोल सकते हैं चाल घटेगा, या अगर चाल घट रहा है तो उल्टा बोल दो वर्क निगेटिव होगा। तो अगर तुमसे हम ये पूछे यहाँ से यहाँ तक वर्क निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो उसके चाल को देख करके तुरंत हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि वर्क निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। तुम यहाँ से यहाँ तक देखो चाल क्या कर रहा है, जब यहाँ से यहाँ तक चाल बढ़ेगा तो समझ जाना कि वर्डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझे कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। बताओ कहीं पर बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री भी बन रहा है क्या? वो एक छड़ होगा, एक थोड़ा सा वाला डिस्टेंस होगा, एक छड़ होगा, वो ये है। देखो mg नीचे लगा और चल अधिकतम ऊंचाई पर चल इधर रहा है। अरे वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद वो झुक जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा, लेकिन वहां पर तो आगे ही चल रहा है। जब अधिकतम ऊंचाई पर आगे ही चल रहा है, जो उसका विस्थापन होगा आगे होगा। फिर हम दोबारा बोल रहे हैं, ये बात की बात है कि थोड़ी दूर बाद वो इधर नहीं जाएगा, फिर नीचे जाने लगेगा, लेकिन उस समय तो उधर ही जा रहा है ना। जब उस समय उधर ही जा रहा है तो उनके बीच का कोण कितना है? तो ध्यान देना, उस क्षण जब वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा उसका वर्डन क्या होगा? जीरो होगा। उसका चाल क्या होगा? नियत होगा। उसका चाल क्या होगा? नियत होगा। समझे कि नहीं? तो ये उसका एग्जाम्पल है जिसमें कह सकते हो यहां से यहां तक जीरो से लेकर के t/2 तक और t/2 से लेकर के t तक, ये टोटल अगर अगर उड्डयन काल है तो जीरो से t/2 तक वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। t/2 से t तक वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये चाहो तो तुम लिख सकते हो इस एग्जाम्पल में, जो लिखे हो ना ये उसका ये एग्जाम्पल है। ध्यान देना, इधर देखो, जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है और इधर की तरफ 20√2 और यहां से 45 डिग्री बना करके बल लग रहा है। जब इधर की तरफ बल लग रहा है तो वो इधर की तरफ 10 मीटर जा रहा है। अगर तुमसे वर्क पूछे तो देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम देखो इसको दो तरीके से हल करेंगे। पहला मेथड है और देखो सेकेंड मेथड से भी हम इसको हल करेंगे। क्या तरीका होगा? पहला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि बल नियत है तो आंख बंद करके एफ डी कॉस थीटा लगा सकते हो। एफ का मान 20√2, डी का मान विस्थापन 10 मीटर और cos 45 डिग्री का मान 1/√2। जब 1/√2 करो तो √2 से √2 कैंसिल आ जाएगा और 200 आ जाएगा। ये तो पहला नियम था। तो दूसरा एक और नियम है, क्योंकि हम ज्यादातर जब आगे क्वेश्चन हल करेंगे तो हम ये तरीका न लगा करके हम ज्यादातर ये तरीका लगाएंगे जो हम बताने जा रहे हैं। क्या? कि अगर किसी वस्तु का विस्थापन दिया हो 10 मीटर, बल लगा हो 20√2, तो सबसे पहला काम करो कि बल का दो घटक तोड़ो, दो कंपोनेंट तोड़ो। एक कंपोनेंट तोड़ना विस्थापन की दिशा में और एक तोड़ना उसके लंबवत। उससे होगा क्या? विस्थापन की दिशा में तोड़ोगे तो 45 डिग्री है, तो 20√2 cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल, कितना? 20। और एक कंपोनेंट टूटेगा 20√2 sin 45 डिग्री, और ये भी उतना ही रहेगा, 20 ही आएगा। हल कर लेना। तो ध्यान देना, जो बल का लंबवत कंपोनेंट टूटा है उसके द्वारा वर्क डन जीरो आ जाएगा, क्योंकि विस्थापन हुआ इधर और बल लग रहा है इधर। तो जिधर देखो ये वर्ड जो यूज करने जा रहा है ना, ये कई जगह यूज करेंगे ये वर्ड। चला इधर, लगा इधर। और जब चला और लगा के बीच कोण 90 हो, चला और लगा के बीच का कोण 90 हो, तो वर्डन क्या होता है? जीरो। तो ध्यान देना, इसके वर्डन क्या आएगा? 20 न्यूटन के द्वारा वर्डन क्या आएगा? और 20 के द्वारा जो वर्क डन आएगा। अब डायरेक्ट देख लो,
20 में तो क्या बल, 10 हो गया विस्थापन 2। ये उसका सेकेंड मेथड था। तो इससे ज्यादा यूज हम इसको करेंगे। क्लियर ना? किसी भी बल को दो घटक में तोड़ देंगे, एक विस्थापन की दिशा में, दूसरा उसके लंबवत। तो जो विस्थापन दिशा में होगा वो उसके वर्डन को दे देगा। तो ये लिख लो इसको। पहला मेथड डायरेक्ट फार्मूला, दूसरा मेथड कंपोनेंट तोड़ करके। इधर देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें तुम्हें बहुत बहुत सारे पॉइंट सीखने के लिए मिलेगा। देखना, तुम कई सारे जगह मिस्टेक किए होगे, तुम क्या गलत सोच रहे हो, क्या तुम्हें सीखने के लिए। एक एक करके स्टेप चलो हम लोग देखते हैं। देखो तो पहले तो तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। पहले क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर रस्सी से किसी वस्तु को बांधकर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 2 kg का, और उसको चलाया जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। किस में चलाया? 36 तल पर चलाया जा रहा है, घर्षण रहित सतह पर। घर्षण रहित सतह, ध्यान देना, वो इस तरीके से चलाया जा रहा होगा। अच्छा बताओ, घर्षण रहित सतह पर चलाया जा रहा है, तो इससे इतना तो सोच सकते हो कि, क्या सोच सकते हो बताओ, कि यहाँ पर चाल तो नहीं बदलेगा ना। चाल तो जो दे दिया उसी चाल से घूमता रहेगा। चलो एक एक करके सॉल्यूशन इसका देखो। कई सारे पॉइंट तुम्हें नया यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। अगर बताओ वो पूछ रहा है कि तनाव क्या होगा। अब देखो, तुम नॉर्मली क्या सोच सकते हो, ध्यान सुनना। तुम ये सोच सकते हो कि बताओ तनाव लगेगा केंद्र की तरफ और वो एक चक्का लगा रहा है। अगर तुम बच्चों वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो, बच्चों जैसा फॉर्मूला क्या यूज करना चाहो कि F इंटू डी होता है, कार्य बराबर, जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो तुम बच्चों वाला काम ये करोगे कि बल गुणित विस्थापन जो भी होता है वही क्या होता है, कार्य होता है। तो तुम ऐसे रखोगे, बल को रख दोगे जो तनाव लग रहा है टी। बताओ टी कितना लगेगा, वो सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, mv²/r। तो द्रव्यमान दे दिया 2 kg, वेग दे दिया 20 का स्क्वायर बाई उसका त्रिज्या दे दिया 1 मीटर, यह आ गया 800 न्यूटन। तो तुम क्या करोगे कि वस्तु पर लगने वाला बल आ गया 800 न्यूटन, और एक चक्कर पूरा करने में टोटल जो दूरी होगा वो दूरी यहां पर रख दोगे 2πr। दूरी 2πr, तो 800 गुणे 2π इंटू आर आ गया 1 मीटर, आ गया 1600 पाई। जूल में आएगा, वर्डन है तो जूल में होगा ना। तो ये आंसर बोल दोगे। ये तो महा गलत है। ये करने का मतलब तुम कई सारे कॉन्सेप्ट को तुम भूल गए हो, कंफ्यूज हो कई सारे कॉन्सेप्ट में। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, पहला चीज। फिर थोड़ा जो समझदार बच्चा होगा वो हो सकता है कि वो ऐसे लिखे, जो कि सर बताए थे, वर्डन इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। वहां पर डी क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और जब डी विस्थापन होगा तो चूंकि एक चक्कर लगाया गया, ध्यान देना वर्डिंग पर, क्योंकि एक चक्कर लगाया गया इसलिए विस्थापन क्या हो गया, 0। क्योंकि एक चक्कर में विस्थापन क्या होगा, 0, तो डी क्या हो जाएगा, 0। और जब डी 0 हो गया तो वर्डन क्या हो जाएगा, 0। ध्यान देना, यहां पर दुर्भाग्यवश तुम्हारा आंसर तो सही है, लेकिन जो तुम कारण ढूंढे थे ना दिमाग में कि चूंकि ये हुआ इसलिए 0 हुआ, वो कारण तुम्हारा गलत है। कारण क्या बताए थे तुम कि एक चक्कर लगाने में विस्थापन 0 हो जाएगा। अच्छा, विस्थापन 0 होगा तो वही 0 रख करके 0 लाए थे। तो सौभाग्यवश आंसर सही है, और दुर्भाग्यवश ये तुम 0 रखे हो। ये क्या है, जाने तो लिखेंगे नहीं। डी क्या हो गया, ये उसका रीजन नहीं है, उसका विस्थापन 0 है इसलिए वर्डन 0 हो जाएगा। बोले सर क्यों, आप ही तो बताए थे एक चक्कर, अगर कोई वस्तु
सर्किल में एक चक्कर लगाता है तो विस्थापन 0 होता है। यहाँ 0 रख दिया। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो कि बताओ एफ इंटू डी वाला फॉर्मूला क्यों हम गलत काट रहे हैं। हाँ सुन लो, ये फॉर्मूला ही गलत है, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला लगेगा ही नहीं, पहली बात। सोचो क्यों ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ये लगता फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगता तब तो आंसर सही था। क्या आंसर सही था कि एक चक्कर लगाने में विस्थापन 0, 0 यहाँ रख दो, वर्डन 0 आ गया। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये फॉर्मूला ही गलत है। इसके लिए रीजन बताओ क्यों ये फॉर्मूला गलत है इसके लिए। याद करो हम क्या बोले थे, ये फॉर्मूला कब लगता है। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब बल क्या हो, नियत हो। और तुम ध्यान से देखो यहाँ पर बल नियत नहीं है। हाँ, परिमाण देखा जाए तो बल का 800 न्यूटन यहाँ भी है। हो सकता है घूमते घूमते यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर भी 800 न्यूटन आएगा, यहाँ पर भी 800 न्यूटन आएगा। लेकिन ध्यान देना उसका दिशा परिवर्तित हो रहा है। और जब दिशा परिवर्तित हो रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लग रहा है, कभी इधर लगेगा, तो वहां पर दिशा परिवर्तन का मतलब बल बदलने लगा। क्योंकि बल एक सदिश राशि है, उसका दिशा बदलने पर ही बल बदलता है। और जब बल बदलने लगा तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। पता, जब बल वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है, ये नहीं लगता तो क्या लगता है। वर्डन इजकल टू एफ डॉट डी आर। अब ध्यान देना इसमें, इसमें बताओ डॉट हटेगा तो अच्छा बताओ, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, बल लग रहा है वो तनाव ही तो डी, और डी आर बताओ किधर होगा। मतलब छोटा सा विस्थापन किस दिशा में होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का विस्थापन उसके वेग की दिशा में होता है। किसी भी वस्तु का छोटा सा विस्थापन उसके वेग की दिशा में होता है। बताओ इसका वेग किधर है, ऊपर है। और जब उसका वेग ऊपर है होगा, ऊपर ही होगा। अब तुम खुद सोचो कि विस्थापन ऊपर की तरफ, बल इधर की तरफ, उनके बीच का कोण कितना आ गया। तो ध्यान, जो इसको तोड़ोगे यार कॉस थीटा, उस एफ डी आर 90 हो जाएगा। कॉस 90 का ये 0। तो देखो आंसर 0 यहाँ भी आ रहा था, आंसर 0 यहाँ भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तुम गलत रीजन सोच करके दिमाग में तब आंसर दे रहे थे। यहाँ पर अब जो रीजन तुम सोच रहे हो रीजन, वो आंसर सही है रीजन के साथ। समझे कि नहीं। तो ये तो महा गलत, ये थोड़ा गलत, ये पूरा सही। और सुनो, जो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था एक चक्कर लगाने में वर्डन कितना होगा, तुम चाहते तो ये तीनों फॉर्मूले पर दिमाग नहीं खर्चा करते, मेरे बात पर आते क्या कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो स्पीड बढ़ता है, वर्क डन निगेटिव होता है तो स्पीड घटता है, वर्क डन 0 होता है तो स्पीड नियत होता है। ये बताओ स्पीड मतलब ध्यान देना अदिश राशि, मतलब चाल, अदिश राशि। यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, हर जगह 20 है। दिशा बदल रहा है लेकिन चाल नहीं बदल रहा है। अब ये बताओ कि चाल ना बदलने का मतलब वर्डन क्या हो जाएगा, 0। तो चाल नहीं बदला तो वर्डन 0। तो चाहते तुम यहाँ पर कोई भी दिमाग नहीं खर्चा करते तब भी तुम्हारा जवाब मिल जाता। तो ये 4 पॉइंट पर अभी सिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं, चारों पॉइंट तुम सीख लो इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्लियर ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई चीज तुम सीख सकते हो, नोट कर लो, एक एक पॉइंट नोट करना सब। ये दूसरा तरीका है जवाब देने का। तो ये हो जाएगा, उसको यहां से यहां तक पूरा अगर करके लाना है तो यहाँ पर डी अगर ये लोगे, तनाव लोगे 800 न्यूटन,
या कितना बताओ, व्यास कितना दिया है? 1 मीटर ना, त्रिज्या। तो व्यास हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा 2 मीटर। तो टी इंटू डी करोगे तो यहाँ से 800 गुणे 2 मीटर आएगा, 1600 जूल आ जाएगा। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना फोर्स वेरिएबल है, वहां पर फिर यही लगाएंगे, और जब ये लगाएंगे तो यहाँ से सही वाला आंसर आएगा 0। ओके ना? तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? देखो ध्यान देना, जैसे तुम्हें वेक्टर के फॉर्म में यदि विस्थापन, अभी तक क्या था ना कि जैसे वेरिएबल फोर्स ही था, तो फोर्स इक्वल टू मान लो 3x² दे दिया, और x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 मीटर के बीच में जब वस्तु चला था तो उसका वर्डन पूछ लिया था। तो ये एक खास बात ये था ना कि ये जो है एक लाइन में गति किया था x एक्सिस में। जो वस्तु के ऊपर बल लग रहा था वो वस्तु जो है x की दिशा में गति किया था, तो नॉर्मली ऐसे लगा दिए थे। लेकिन अगर सदिश के रूप में देने का मतलब देखो ये हुआ, सदिश के रूप में का एक ही मतलब होता है आई कैप, जे कैप और के कैप। बात को समझो, जैसे सदिश के रूप में अगर बल देना हुआ तो ऐसे देगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी किसी वस्तु के ऊपर बल लग रहा है उसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस में है, कंपोनेंट जिसको कहते हैं घटक, कुछ घटक या कंपोनेंट वाई की दिशा में उसी बल का है, और उसी बल का कुछ पार्ट जो है वो जेड की दिशा में है। तो हम लोग एक्स वाई जेड में आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में ऐसे दिखाते हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन में अब ऐसे दिया रहेगा आई जे के फॉर्म में। और ध्यान देना, बोलेगा कि जब किसी वस्तु के ऊपर इतना बल लगा तो वो जो है x1, y1, z1 एक ऐसा बिंदु था जिसका निर्देशांक ये दिया हुआ है, यहां से चल करके वो कहीं दूसरे बिंदु पर पहुंचा होगा। तो क्वेश्चन में ये भी देगा कि कहां से कहां पर पहुंचा, मतलब x2, y2, z2 देगा। अब ध्यान देना, जब कोई वस्तु यहां से यहां तक पहुंचेगा तो तुमसे पूछेगा कि वर्क क्या होगा, और जैसे ही वर्क पूछेगा तो यहां पर दो केस दिमाग एकदम सेट कर लो। ये दोनों फॉर्मूला हम पहले दे देते हैं तुम्हें, ये दोनों फॉर्मूला दे करके फिर बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी पर। एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु पर पहुंचेगा तो वर्क पूछेगा, तो वर्क में भी दो केस आएगा कि बल को पहचानो, बल बदलने वाला है कि कांस्टेंट है। तो कैसे पहचानोगे? जैसे मान लो बल दे दिया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। चलो ये हो गया। दूसरा या तो ऐसे दे सकता है F बराबर, अब तुम शायद पहचान सकते हो, बताओ कौन बदलने वाला है बल और कौन नहीं बदलने वाला है। आराम से पहचान सकते हो, ये बदलने वाला है और ये कांस्टेंट है। बदलने वाला मतलब वेरिएबल होता है, वेरिएबल। तो ध्यान देना, जब नियत होगा, देखो दो क्राइटेरिया आ गए इसके साथ, पूछेगा तुमसे वर्डन है, लेकिन वहां पे तुम क्वेश्चन में जाकर के चेक करोगे। क्या चेक करोगे? कि जो लगने वाला बल है वो इस कैटेगरी का है कि इस कैटेगरी का है। अगर इस कैटेगरी का, क्या चीज? अच्छा नहीं मालूम चला क्या? हमें लगा बदलने वाला है, तुम्हें नहीं मालूम चला। ये बताओ जो बल है वो 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप माइनस जेड के कैप है। x क्या हो गया? बदलने वाला। यहाँ पर y की दिशा में y क्या हो गया? बदलने वाला। यहाँ z बदल रहा है, देख, लेकिन देखो यहाँ पर सब नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कोई नहीं बदल रहा है। तो जहां कहीं भी दे दे बल का मान x के साथ, y के साथ, z के साथ, और इसके पहले किए तो थे गधेदास, पिछले क्वेश्चन में याद करो, बल था 3x²। तो कैसे मालूम चला था कि बल बदलने वाला है? क्योंकि यहाँ पर x था, तभी तो बल बदल रहा है x के साथ। तो वैसे यहाँ भी x y z दिख रहा है, तो मतलब बल बदल रहा है। तो ध्यान देना, एक
बल जब नियत होगा और दूसरा बल जब बदलने वाला होगा। अब दोनों का हम लोग केस ले लेते हैं, देखना, ध्यान देना। अभी फिलहाल इतना तुम नोट कर लो कॉपी में, फिर हम लोग बल नियत होगा तब कौन सा फार्मूला, और एक तरफ लिखेंगे जब बल बदलने वाला होगा तब कौन सा फार्मूला। फिलहाल अभी क्या क्या दिया है उसको नोट कर लो। देखो ये दिया हुआ है, और ये तो उसका उदाहरण है कि तुम कैसे पहचानोगे कि बल नियत है या बदलने वाला है। देखो ध्यान देना। अच्छा बताओ, अभी हम लोग किस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि कार्य तब पूछेगा जब विस्थापन और बल दोनों किस रूप में दिया रहेगा, सदिश रूप में। सदिश रूप का मतलब क्या होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप में दिया रहेगा। जैसे बल ऐसे दिया रहेगा, और जहां से वस्तु जहां पर पहुंचेगा शुरुआती बिंदु का निर्देशांक और अंतिम बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा। तो वर्क तुमसे पूछेगा तो यहाँ पे दो फॉर्मूला आएगा, दोनों फार्मूले में बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। जब हम अभी लिखवाएंगे ना, तुम देखना ध्यान से, थोड़ा सा अंतर रहेगा, लेकिन अंतर रहेगा। तो वो कौन कौन से दो केस होंगे, एक जब बल नियत होगा, दूसरा बल बदलने वाला होगा। और तुम ये कैसे पहचानोगे बल बदलना है कि नियत है, तो उसके लिए देखो ये दो फॉर्मूला उदाहरण दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया कि अगर ऐसा होगा तो नियत होगा, ऐसा होगा तो बदलने वाला होगा। अब ध्यान सुनना, तो क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, ध्यान देना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जब, समझ रहे हो, जब बल क्या है, नियत है। बताओ बल क्या होगा, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ये हो जाएगा। और ध्यान देना, जैसे वस्तु x1 वस्तु x1 y1 z1 से x2 y2 z2 पर गया है, बल मान लो ऐसे लग रहा है, तो इसका जो ये जो चलेगा यहां से यहां तक, तो थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस होगा ना। जैसे थोड़ा चला, फिर थोड़ा चलेगा, फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ऐसे चलता चलेगा। तो अगर वेक्टर के फॉर्म में छोटे से पोजीशन का, तो वो पहली बार है, हो सकता है तुम प्रेडिक्ट ना करते होगे कि अच्छा ये सब क्या हो रहा है सब, लेकिन पहली बार तुम्हें सीखना पड़ेगा। आगे भी कई जगह ऐसे केस आएंगे, जब एक बार पहले सीख लोगे ना तो आगे तुम्हें काम आएगा। बस में रहे तो पहली बार है, तुम सीखो कि कैसे क्या क्या होता है। थोड़ा सा अगर वो चला, तो जो भी थोड़ा सा चलेगा, तो उस थोड़े से चलने का एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला, जेड में कितना चला, तो बोलेंगे जो थोड़ा सा चला है उसका एक्स में चला होगा dx आई कैप, dx चला होगा। जो थोड़ा सा चला चला होगा उसका वाई में जो पार्ट चला होगा वो dy जे कैप चला होगा, dy चला होगा। और जितना वो चला होगा थोड़ा सा, उसका जेड में जो पार्ट आएगा वो dz के कैप हो गया होगा। अब देखो ध्यान देना, आई से के में बल भी लिख दिया, और जो थोड़ा सा चला है वो भी लिख दिया। अच्छा तो जो थोड़ा सा चला है उसको तुम क्यों लिखे हो, याद करो, बल का नहीं, कार्य का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का वर्क इक्वल टू क्या एफ डॉट डी आर होता है, बेसिक फॉर्मूला यही होता है। तो बताओ, कहीं ना कहीं ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेकिन ये तो नहीं दिया था ना, तो उसी को तो तुम अपने मन से मानोगे कि डी आर चला, तो डी आर जो चला उसको एक्स वाई जे में जेड में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखे। अब इसको देखो ध्यान देना, ये बताओ कि क्या लिखे थे अभी, बताओ, वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। देखो ध्यान सुनना, ये जो पूरा मान है ना, इसी को देखो यहां पर लाने जा रहे हैं, एफ डॉट डी आर। अब शायद ये जो लिखने जा रहा है, शायद तुम लोग सोच सकते हो ये टोटली वेक्टर का है, वेक्टर चैप्टर का है। बताओ वेक्टर में जब डॉट प्रोडक्ट निकालना होता था तो याद करो, आई को आई में गुणा करते थे, जे को जे में गुणा करते थे, के को के में गुणा करते थे, लेकिन आई जे के नहीं आता था, वो गायब हो जाता था।
जब वो गायब हो जाता था तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, बीच में प्लस एफ वाई डी वाई, फिर बीच में प्लस एफ जेड डी जेड। ध्यान देना, ये जो पूरा का पूरा यहाँ लिखा है उसके जगह ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। जब लिखोगे तो तुम ऐसे लिखोगे एफ एक्स डी एक्स आई कैप, नहीं आई नहीं रहेगा, प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। बताओ इंटीग्रेशन है तो जहां जहां प्लस है वहां से तोड़ तोड़ के अलग कर सकते हो। तो ध्यान देना, एक मिनट और ध्यान देना, हम किसकी बात कर रहे हैं? जब बल क्या होगा, नियत होगा। तो ऐसा करो, हम दो दो काम एक साथ कर रहे हैं। पहला काम ये कि इंटीग्रेशन में सबको तोड़ करके अलग अलग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन। और उसके साथ साथ बताओ बल नियत है और हम लोग इंटीग्रेशन का रूल जानते हैं कि मान लो 3x² दिया हुआ है तो जो नियत होता है उसको बाहर निकाल करके बाकी को इंटीग्रेशन करते हैं। तो जो नियत होगा उसको बाहर निकाल सकते हैं नियमतः। बताओ नियमतः जब बाहर निकालेंगे तो देखो ये बाहर आ गया एफ एक्स, और अब देखो इंटीग्रेशन में सिर्फ बचेगा डीएक्स, फिर बीच में प्लस। जब इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखोगे तो फिर एफ वाई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन बचेगा डी वाई, फिर बीच में प्लस। जब इंटीग्रेशन को इसके साथ लिखोगे तो फिर एफ जेड आ जाएगा कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा एफ जेड और अंदर आ जाएगा डी जेड का इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना, बताओ ये जो dx है, x क्या था बताओ? पोजीशन था जो x की दिशा में चल रहा था। तो यहां पर ध्यान देना, फिर ऐसा करो पिछले क्वेश्चन में आओ, जो क्वेश्चन तुम्हें करवा चुके हैं। 3x² ये बल लग रहा था और x इक्वल टू 0 से वस्तु को x इक्वल टू 2 तक ले गया गया था। ये क्वेश्चन करवाए थे ना? अगर तुम्हें अच्छे से ये रिवीजन है तो याद करो कि जब इसका हल कर रहे थे, वर्क निकाल रहे थे, तो f dx का इंटीग्रेशन मतलब f का मान आया था 3x² dx। बताओ लिमिट क्या रखे थे? तो जो x बदलने वाला था, x बदलने वाला था उसी का लोअर लिमिट रखे थे और जो x बदलने वाला था उसी का अपर लिमिट रखे थे। बताओ x जो बदलने वाला उसका लोअर लिमिट क्या है? जहां से चलना शुरू किया 0, जहां। अच्छा ये बताओ कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से तुम क्या सीखे थे? जो तुम सीखे थे ना, तुम इसके माध्यम से यहाँ भी सीख सकते हो। यहाँ से तुम ये सीखे थे कि जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है, लोअर लिमिट में उसको रखते हैं जहां से चलना शुरू करता है। अरे भाई हर क्वेश्चन से तुम कुछ ना कुछ सीखते हो ना, तो यहाँ से तुम ये सीखे थे कहाँ से यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, और जो सीखे थे वही तुम यहाँ भी सीखा हुआ चीज रख दो। बताओ 0 से चलना शुरू किए थे, 2 तक गए थे। बताओ यहाँ पर कहाँ से चलना शुरू किए थे? x1 से। अगर हम x की बात करें तब x1 से चलना शुरू किए थे, x2 पर गए, x1 से x2 पर गए, तो क्या यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 करोगे? बताओ y में y1 से y2 पर गए थे और z में z1 से z2 तक गए थे। ये हो जाएगा पूरा। अब ध्यान देना, अगर तुम इंटीग्रेशन में सीखे होगे तो देखो इंटीग्रेशन में तुम होगे, ध्यान देना, देखो ये सब कुछ है कि तुम पिछला जितना पढ़ाया गया पार्ट है वो तुम कितना अच्छे से रिवीजन किए हो उतना तुम्हें अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा। और तुम्हारे पिछले बेसिक चीजें अगर गायब है, या तो पढ़े ना हो उसके कारण या दोहराए ना हो उसके कारण, तो तुम्हें सब कुछ कठिन लगेगा। अगर तुम दोहराए तो याद करो, ये आया था तुम लोग के कि dx का इंटीग्रेशन बताए थे x1 से x2 तक, dx का इंटीग्रेशन बताए थे x, dy का इंटीग्रेशन बताए थे y, dt का इंटीग्रेशन बताए थे t। और जो नीचे लिखा होता था, जो ऊपर लिखा होता था, रखने का तरीका था पहले ऊपर वाला रखो फिर नीचे वाला माइनस नीचे वाला रखो, तो x2 माइनस x1 करते थे। बताओ यहाँ y1 था यहाँ y2 था, तो पहले y2 रखते थे माइनस y1 रखते थे। तो जो तुम सीखे हो ना पहले
वही चीज तुम यहाँ भी करोगे। अब ध्यान दो, अब क्या क्या लिख सकते हो बताओ अब? एफ एक्स, अब डी एक्स और एक्स टू माइनस एक्स वन, आ गया एक्स टू माइनस एक्स वन, एफ वाई प्लस एफ वाई, वाई टू माइनस वाई वन, फिर बीच में प्लस एफ जेड, जेड टू माइनस जेड वन। ध्यान देना, जितना भी हम लोग दिमाग अपना खर्चा किए हैं वर्क डन का ये लाने में, तुम चाहो तो अगर पैदल तरीके से क्वेश्चन हल करना हो, कब? जब बल नियत दिया हो और वर्क डन पूछ रहा हो, तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना क्वेश्चन में। तुम इसको चाहो तो याद कर सकते हो। अभी आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे इस पर। जितना इतना पूरा महाभारत चला है ना, जितना रामायण महाभारत चला है उसका पूरा जो मेन पॉइंट है वो ये है। अगर ये तुम याद कर लिए और तुम्हें ये सब चीजें क्लियर नहीं है तो उस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले पर आधारित ही क्वेश्चन करोगे, इस पे कब्जा नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर तुम्हें अच्छे से अगर इस पे पूरा कब्जा करना है तो तुम्हें हर चीज क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे आया हुआ है। क्लियर ना? तो सिर्फ क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, बन जाएगा तुमसे क्वेश्चन। क्लियर ना? लेकिन बताइए फॉर्मूला कब आया है? जब बल क्या है, जब नियत नहीं। अब दोनों पे क्वेश्चन करवाएंगे, ध्यान देना। अभी जो ये आया है ना, इसके बाद बदलने वाले का फॉर्मूला देंगे हम, और दोनों पर क्वेश्चन भी करवाएंगे तुमसे। तो तुम जो क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा तुमको। लेकिन फिलहाल फॉर्मूला तो लिख लो, किसको क्या बोलते हैं वो तो लिख लो। अच्छा बताओ, सुनो इधर ध्यान से, इधर देखो। ये बताओ, वर्क डन पूछ रहा है तुमसे, कार्य पूछ रहा है। बताओ जो बल दिया है वो तो नियत है ना। पहला बात कि बल नियत है और आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है। आंख बंद करके जो फॉर्मूला बोले थे लगा दो। क्या बताओ? एफ एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन। कब? अच्छा बताओ, ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं वो कब लगाओगे? जब बल नियत हो और आई जे के फॉर्म में दिया हो। एफ एक्स, एक्स टू माइनस एक्स वन, एफ वाई, वाई टू माइनस वाई वन, एफ जेड, जेड टू माइनस जेड वन। अब ये बताओ कि जो एक्स के दिशा में बल लग रहा है वो कितना है? दो। और ध्यान देना, एक्स वाला पार्ट ये है, ये और ये है एक्स वाला पार्ट। जहां से चलना शुरू किया वो प्रारंभिक होगा एक्स का, जहां तक गया वो एक्स का अंतिम होगा। ये एक्स वन होगा और ये एक्स टू होगा। ये हो जाएगा थ्री माइनस एक्स वन हो जाएगा जीरो, फिर बीच में प्लस। बता एफ वाई, तो वाई वाला पार्ट कौन सा होगा? माइनस थ्री। बताओ वाई टू माइनस वाई वन, तो देखो वाई टू और वाई वन ये होगा, तक वाला जो है वो वाई टू होगा और ये वाई वन होगा। माइनस वन माइनस ये वन प्लस एफ जेड, जेड वाला पार्ट कितना है? फाइव। बता जेड टू मतलब जीरो माइनस, देखो ये होगा जेड वन तो माइनस टू। सही है ना फॉर्मूले वाइज? अब देखो ये आ गया सिक्स, ये टू माइनस माइनस प्लस सिक्स, सही है, माइनस प्लस एन, ये आ गया 22 जूल। ये आया वर्क। क्या बात करेंगे बताओ? नहीं बोल रहे हो? जब बल क्या होगा? बदलने वाला। ध्यान देना, जब बल बदलने वाला होगा तो इसको कैसे लिख सकते हो? आंख बंद करके स्पीड बढ़ा दो। स्पीड क्या बढ़ाओगे? इसको क्या लिखोगे? एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, बीच में क्या है? डॉट, तो बीच में डॉट। डी आर को कैसे लिख सकते हो? एक्स वाई जे के फॉर्म में, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ध्यान देना, लिमिट क्या रखोगे? अगर तुम यहीं पर रखना चाहते हो लिमिट ना, जाने दो अभी, लिख लो अभी पहले। बताओ एक्स वाले को एक्स के साथ,
लिमिट, क्योंकि वस्तु x1 y1 z1 से कहां पर पहुंच रहा है, x2 y2 z2 पर। यहां से आप पहुंच रहा है तो लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, y वाले में लोअर लिमिट ये, y वाले में अपर लिमिट ये। तो देखो x1 ये x2, फिर बीच में प्लस। अब इसको इसके साथ लो डॉट प्रोडक्ट में, इसको इसके साथ, तो fy dy, y1 से y2। तुम अपने मन से लिख सकते हो कि देख देख करके लिखोगे व्हाइट बोर्ड से, इसको अपने मन से लिख सकते हो कि नहीं ऐसे? अरे भाई इसको याद कर लो बस, ये तुम कल शुरू से बताते आ रहे हैं। अब इसको आई जे के, इसको आई जे के, अब आई जे के में मल्टीप्लाई करते जाना, लिखते जाना। अगर तुम अपने मन से लिख पाते हो तो क्वेश्चन भी तुम आसानी से कर ले जाओगे। देखो ये फाइनली बना। याद करना, बल जब नियत था, कांस्टेंट बल था, तो ये बाहर निकल गया था। लेकिन अब हम लोग जो बात कर रहे हैं बल बदलने वाला है, तो बस अंतर ये आ जाएगा कि जो बाहर निकल जाता था कांस्टेंट होने कारण, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर ही रह जाएगा। और जो अंदर रह जाएगा उसका फिर इंटीग्रेशन करके जब पूरा हल करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन हल करेंगे, तब आंसर आएगा। कांस्टेंट वाले में क्या था कि जो कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिए थे, तो एक बढ़िया सा फार्मूला बन गया था। अब कोई बढ़िया सा फार्मूला, अब कोई बढ़िया सा फार्मूला नहीं बनेगा। जो जैसा दिया होगा उसके अंदर उसका वैसे ही ऑपरेशन करेंगे। इसका इसमें ऑपरेशन करेंगे, इसका इसमें ऑपरेशन करेंगे, इसका इसमें ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन के बाद जो आएगा वही क्या होगा, आंसर। ज्यादा अच्छा होगा तुम क्वेश्चन करो इस पर, पहले इसको नोट कर लो। इस पे कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा सिखाएगा, पहले नोट करो इसको। आ गया? बताओ मूल बिंदु से मतलब कहां से यही क्या हो जाएगा, x1 y1 z1, ये क्या होगा x2 y2 z2 हो जाएगा। अच्छा बताओ फॉर्मूला क्या होता है, fx dx fy dy fz dz। समझे कि नहीं? बताओ लिमिट क्या रखोगे, x1 x2 y1 y2, और यहां पर z1 z2 भले ही रखोगे, लेकिन देखो आई कैप है जे कैप है, के कैप तो नहीं है ना। जब के कैप नहीं है तो ये पूरा जीरो हो गया, के कैप नहीं है तो ये पार्ट पूरा जीरो हो गया। अब बचा ये दोनों पार्ट, इन दोनों का हल कर लो, वर्डन आ गया। वर्डन इज इक्वल टू, बता एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स कौन है, एफ एक्स जो आई कैप के साथ वाला है, 2x प्लस 3 dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। देखो x1 ये है 0 से x2 क्या है -2। अच्छा बीच में प्लस इंटीग्रेशन y वाले का, देखो 3y² dy कहां से कहां तक, y1 से y2, 0 से। अब ध्यान देना, इसका अलग इंटीग्रेशन करो और इसका अलग इंटीग्रेशन करो, तो इसका हो जाएगा 2x की पावर 1 है तो x²/2 हो जाएगा। बक्से के अंदर बंद करो, 0 से -2, बीच में प्लस 3 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 0 से -2, बीच में प्लस 3, y का पावर 2 है, 1 जोड़ो 3 आ गया, 3 को डिवाइड कर दो, y³ क्या 3। अब बक्से के अंदर बंद, 0 से 1, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -0 का होल स्क्वायर, फिर बीच में +3 -2 -0 प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब -0 का क्यूब। अब हल कर लो, ये आ गया 4, ये आ गया -6 और ये आ गया 1।
तो 4 और 1 5, और ये -6, तो 5 और -6 -1 जूल। समझे कि नहीं? कहाँ? देखो देखो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान देना। अब देखो, बताओ वर्डन का फॉर्मूला होता है एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। बता एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, x²। एफ वाई का वैल्यू कितना दिया है, 2x। एफ जेड का वैल्यू 3। ऐसा मत सोचना, समझे कि नहीं? ये पूरा का पूरा x में ही है। और y में दिया है क्या कोई बल? अच्छा, y में नहीं दिया तो 0। z में दिया है क्या? नहीं तो 0। तो अकेले कौन बचा, x वाला। x² माइनस 2x प्लस 3 dx। कहां से कहां तक? केवल x वाले पार्ट को उठाओ, 1 से 2। अब अलग अलग तोड़ लो, x² dx 1 से 2, माइनस 2x dx 1 से 2, प्लस 3 dx 1 से 2। यह आ जाएगा x³/3 1 से 2, माइनस 2x²/2 1 से 2, प्लस 3। देखो dx का x हो गया। अब रखो आराम आराम से सबको। 1/3 बाहर आ गया, देखो ये 1/3 बाहर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 2 से 2 गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस 3 2 -1। हम हल कर लो, आ गया। ये आ गया 8 में से गया 7, 7/3, माइनस 4 में से गया 3, -3, प्लस 3। ये आंसर। देखो ध्यान देना, मतलब वस्तु के ऊपर लगने वाला बल कितना लग रहा है, कैसे? 2i कैफ प्लस 4j कैफ प्लस 5k कैफ न्यूटन ना। मतलब y की दिशा में चल रहा है, वेलोसिटी y की दिशा में कितना है बताओ? कार्य पूछ तो रहा है, वर्क पूछ तो रहा है, लेकिन 2 सेकंड में। ध्यान देना, क्योंकि भले ही x में भी बल लग रहा है, y में भी बल लग रहा है, z में भी बल लग रहा है, लेकिन जो विस्थापन का बताओ y में क्यों होगा केवल? क्योंकि y की दिशा में चल रहा है वो, तो y की दिशा में चलेगा तो y की दिशा में विस्थापन होगा। ध्यान देना, क्या होता है बताओ? एफ एक्स डेल्टा एक्स ना। क्यों डेल्टा एक्स क्यों बोल रहे हैं? x2 माइनस x1 होता है, प्लस एफ वाई y2 माइनस y1 प्लस एफ जेड z2 माइनस z1। क्योंकि x में लगा नहीं, नहीं x में तो बल लग रहा है, वो चला नहीं x में, और z में भी नहीं चला वो, तो दोनों पार्ट 0 हो गए। अब बचा एफ वाई। देखो इसको डेल्टा वाई लिख सकते हैं ना, y में विस्थापन है, y के दिशा में विस्थापन। बताओ y के दिशा में जो विस्थापन होगा वो कितना होगा? देखो y के दिशा में बल कितना है, 4। अब y के दिशा में विस्थापन निकालना है, तो देखो यहां से आ जाएगा डेल्टा y बराबर y की दिशा में वेग गुणे समय। बताओ y की दिशा में वेग कितना होगा, 10 गुणे समय कितना, 2 सेकंड तक। आ गया 20।
तो डेल्टा वाई 20 आ गया, तो 80 जूल आ जाएगा। कर लोगे, नोट कर लो। अब आ जाओ नेक्स्ट, वर्क ग्राफ से संबंधित। क्लियर ना, वर्क रिलेटेड टू ग्राफ। ध्यान देना इसमें। ये बताओ कि अगर तुमसे हम ये पूछें कि वीटी का ग्राफ क्या दिया करता था, वी है वेग, टी है समय, इसका जो एरिया था वो क्या दिया करता था? वेग और समय के ग्राफ का एरिया क्या देता था? विस्थापन। तो कैसे बोलते हैं? जनरल 11 में जाओगे तब भी जो तुम लिखवाने जा रहा है काम आएगा, 12 में जाओगे तब भी काम आएगा। देखो क्या जनरल क्या है, इधर y है, इधर x है, ये ग्राफ है, ये x1 है, ये x2 है, ये एरिया है। एरिया कहाँ है? ग्राफ में। इसी को मैथ में क्या बोलते हैं? y dx का इंटीग्रेशन। ये है मैथ में। 2-3 बार नाम ले चुके हैं, तीसरी चौथी बार नाम ले रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि अब तो तुम्हें समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। यहां पर क्या होगा? y, यहां पर क्या होगा? x, इसके बीच में क्या बना होगा? ग्राफ। ग्राफ का क्या है? ये एरिया। एरिया किसमें? ग्राफ में। टोटली उसी को मैथ में कैसे लिखेंगे? तो जो ऊपर है वो ये है, जो x एक्सिस है वो dx के साथ है, dx। dx में x ये वाला है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आएगा? मैथ में। अच्छा तुमसे ये पूछ दें कि v dt का इंटीग्रेशन क्या देता था? ये वेग है, वेग, ये वेग है। v dt का इंटीग्रेशन क्या देता है? अब मुंह बंद हो गया, नई रिवीजन करोगे पिछले पार्ट को तो ऐसे ही होगा। वेग समय का इंटीग्रेशन क्या देता है? विस्थापन। और ध्यान देना, अगर किसी को ग्राफ में देखना है, अगर ग्राफ में ये वाला y एक्सिस पर होना चाहिए, इससे रिलेट करो ना। ये y एक्सिस पर था, ये x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर होगा, t वाला x एक्सिस पर। तो ये एरिया दे रहा था, तो मैथ में ये दे रहा था, तो ये मैथ हो गया, वहीं आ जाएगा एरिया। ये क्या है? मैथ। ये क्या है? ग्राफ। तो अगर तुमसे हम ये पूछे कि बताओ वीटी के ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो देखो वीटी के ग्राफ का एरिया क्या देगा? विस्थापन देगा। तो वही तुम बोल रहे हैं। अच्छा दिमाग लगाओ, चलो ये जनरल है, ये हर जगह तुम यूज कर सकते हो, चाहे वीटी का ग्राफ हो। अच्छा बताओ एटी के ग्राफ में एरिया क्या देगा? वेग देगा? बोलेंगे नहीं, वेग परिवर्तन देगा। वेग और वेग परिवर्तन में अंतर होता है। वेग हो सकता है 10 हो, लेकिन वेग परिवर्तन 10 माइनस 10 0 आ गया। अगर तुम सिर्फ एरिया को वेग बोलोगे तो आंसर 10 है, जबकि वेग परिवर्तन बोलोगे तो आंसर 0 है। तो एरिया क्या देता है? वेग नहीं देता। क्या देता है? वेग परिवर्तन देता है। इसका एरिया स्थिति परिवर्तन देता है, स्थिति परिवर्तन। लेकिन स्थिति परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? इसलिए हम डायरेक्ट विस्थापन बोल दिए थे, स्थिति परिवर्तन नहीं बोले थे। अब वेग परिवर्तन यहाँ पे इसलिए बोलना पड़ा कि वेग परिवर्तन कोई नया नाम नहीं है। स्थिति परिवर्तन का नया नाम विस्थापन था, इसलिए विस्थापन डायरेक्ट बोल दिया। लेकिन वेग परिवर्तन कोई नया नाम नहीं है, इसलिए वेग परिवर्तन ही बोलना मजबूरी है। मतलब ध्यान देना, एरिया किसी क्वांटिटी का परिवर्तन, यहां से इतना निष्कर्ष निकाल सकते हो। बस में आ रहा है? अच्छा इन सभी कहानी से, ये कहानी तुम पढ़ चुके हो किसी न किसी चैप्टर में। बताओ इस कहानी से जो तुम्हें शिक्षा मिला, उस शिक्षा के आधार पर जो अब हम पूछने जा रहे हैं, तो उसका जवाब देना तुम।
इस शिक्षा के आधार पर अगर हम तुमसे ये पूछें कि बल और स्थिति के बीच बने एरिया ग्राफ का एरिया क्या देगा? बोलो। मतलब एफ एक्स के बीच बने ग्राफ का एरिया क्या देगा? अब तुम देखो क्या करना है ना, इसके मैथ वाले भाग में आओ। मैथ वाले भाग में तो जो वाई एक्सिस पर होता है इसको आर मान लो, क्यों स्पेशली एक्स के नाम जान रहे हो तुम, आर मान लो। तो एफ डी आर ये नहीं लिखोगे का इंटीग्रेशन? अब याद करो, अच्छा ये आर वन मान लो है, ये आर टू है, आर वन से आर टू। याद करो ये क्या देता है, कार्य देता है। और चूंकि यही वाला ग्राफ में ये है तो बोलेंगे ग्राफ में ये होगा, मैथ में ये होगा। इसको नोट कर लो, एक पॉइंट हम बोल करके लिखवा देते हैं अभी। पहले इसको नोट कर लो, तो एक पॉइंट लिखवा दे रहा है तुम्हें, नोट कर लो इसको पहले। देखो ध्यान देना, वर्क पहला 0 से 2 मीटर के बीच में, तो एरिया निकाल लो 0 से 2 मीटर के बीच में। तो 0 से 2 मीटर के बीच में एरिया निकालना होगा, A1 मान लो, A1 मतलब बेस कितना, अच्छा हाफ बेस 2 हाइट 10, 10 आ गया। दूसरा देखो 4 से 7 के बीच में वर्क 4 से 7 मीटर के बीच में, वो हो जाएगा। इसका एरिया निकाल लो A2 और इसका A3। अच्छा ये तो क्लियर होगा कि ये इस एक्सिस के ऊपर है तो प्लस में आएगा, इस एक्सिस के नीचे ये एरिया बना है तो माइनस आएगा, लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। बताओ इसका बेस कितना है 1, इसका हाइट बताओ 10, तो हाफ गुड़े 1 बेस हाइट 5 आ गया। A3 बताओ, तो ध्यान देना माइनस इसलिए क्योंकि नीचे हाफ, मतलब बेस कितना 2, मतलब हाइट कितना। देखो ये दिया तो नहीं है लेकिन दिमाग लगाया जा सकता था। ये बताओ ये कोड जो है बराबर होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, मतलब समरूप त्रिभुज हो गए। समरूप त्रिभुज में जो है अगर ये हाइट 10 है और ये बेस 1 है और ये बेस, इस बेस का ये बेस डबल हो गया तो हाइट को भी तो डबल होना पड़ेगा। समरूप समरूप त्रिभुज में सिमिलर ट्रायंगल में ही होता है कि जब सभी एंगल बराबर हो गए तो जो उसका लेंथ होता है भुजा वो उसी रेशियो में होता है। जैसे इस भुजा का ये भुजा जो है डबल हो गया, इस भुजा का ये वाला भुजा साइड क्या हो जाएगा डबल होगा, इस लेंथ का ये लेंथ क्या हो जाएगा डबल, सब डबल हो जाएंगे। तो बताओ ये कितना हो जाएगा -20, ये हाइट कितना आ गया 20 आ गया, 20 से गुणा कर दो -20। बताओ 4 से 7 के बीच में जो वर्क होगा वो आएगा एरिया 4 से 5 के बीच का प्लस एरिया 5 से 7 के बीच का, ये आ गया 5, ये आ गया -20। तीसरा बोल रहा है वर्क पता करो 0 से 7 के बीच में, तो बोलेंगे एरिया 1 है। अच्छा तो इसका एरिया अगर A4 मान लें तो कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 2 गुड़े हाइट कितना इसका 2 गुड़े हाइट 10, 20 आ गया। बताओ 4 से 7 के बीच का अगर वर्क निकालना है तो सभी एरिया को जोड़ दो, सबको जोड़ दो।
10, 20, 5, -20, 15 जूल आएगा। कर लोगे? बस, तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही।